अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डी चौक के साथ मैं नसीम सिद्दीकी। नाजरीन, जहां सियासत का बाजार गर्म है तो वहीं खेलों की नगरी में क्रिकेट की आलमी जंग का दौरा है। जी हां, T20 वर्ल्ड कप में सुपर 12 के मुकाबले मुत्तहदा अरब इमारात में जारी हैं। आज के प्रोग्राम में हार जीत की खबरों और बनते टूटते नए रिकॉर्ड्स पर होंगे तबसरे, साथ ही साथ T20 क्रिकेट की दुनिया के उभरते हुए सितारों की भी बातें होंगी। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट माजिद भट्टी साहब, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। और स्टूडियो में हमारे साथ हैं बुशरा गुल। बुशरा, ये बताइएगा, जिस दिन न्यूजीलैंड की टीम ने मैच खेलना था और वो वापसी उन्होंने इनकार कर दिया सिक्योरिटी मसाइल पे आके, तो उस दिन स्टेडियम में तमाशाइयों की क्या रवैया था और पाकिस्तानी टीम का क्या मोरल था? बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे और सरप्राइज़ भी थे कि ये क्या हो गया, क्योंकि कुछ ही पल बाद मैच होने वाला था न्यूजीलैंड का और बड़े एक्साइटेड भी थे। और इस तरह की न्यूज़ आ जाना, बड़े डिसर्ट भी थे। और साथ ही साथ ये जैसे कि आपने बात की है कि उन्होंने वापस जाने का फ़ैसला किया है सिक्योरिटी थ्रेट का नाम देकर, तो वो कोई ख़ास उसका प्रूफ भी अभी तक नहीं दे सके हैं। लेकिन इतनी बड़ी सीरीज़ को मुलतवी कर देना, और वो सिर्फ वन साइडेड डिसीजन था उनका। लेकिन वो एग्रेशन लेके तो हमने कोई यकदम ऐसा बड़ा फैसला तो नहीं किया। लेकिन जैसे ही चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा की तरफ से भी फौरी तौर पर कहा गया कि हम इसका जो जवाब है वो T20 वर्ल्ड कप के मैदान में उतर कर देंगे, तो ऐसा ही हुआ है। और यकीनन जो मैच की अगर जहां तक बात करें तो जो मैच हुआ है वो बड़ा ही अच्छा मैच हुआ है। बड़ा टफ कंपटीशन पाकिस्तानी टीम ने, कि अगर ये मैं कहूँ कि गेम में ला कर और फिर गेम से आउट किया है न्यूजीलैंड की टीम को, और बताया है कि हम फुल प्लेइंग नेशन हैं। और इस तरह का बिहेवियर जो हमारे साथ रखा गया है, वो सिक्योरिटी थ्रेट जो था वो यही सिक्योरिटी थ्रेट था। ये माजिद भट्टी साहब को से पूछते हैं। अच्छा भट्टी साहब, ये बताइएगा, आपने तो इतनी क्रिकेट कवर की है, हम आपको देखते भी हैं, आपके तबसरे भी सुनते हैं। इस वक्त जो पाकिस्तानी टीम ने अपने पहले मैच में परफॉर्मेंस दी और वो भी इंडिया के खिलाफ, यानी कि हर बंदा यही सोच रहा था कि कभी वर्ल्ड कप के मैच में हराए नहीं इंडिया को, तो ये सोच लेके वो टीम भी मैदान में गई। लेकिन फिर वहां पे क्या हुआ, ये हमें बताइए आप। देखें नसीम साहब, पाकिस्तान माजी में भी इंडिया से जीतता रहा है और आइंदा भी जीतेगा। लेकिन ये जो हार है ना, जो 24 अक्टूबर 2021 को 10 विकेट की शिकस्त हुई है इंडिया को, ये मेरा ख्याल बहुत अरसे तक इंडिया भुला नहीं सकेगा। वो जो इंडिया का गुरूर, तकब्बुर और एरोगेंस थी ना, ये मेरा ख्याल उसी का नतीजा था कि मुंह के बल ये टीम गिरी है। इंडियन जो मीडिया है और खासतौर पे इंडियन टीवी चैनल, उन्होंने तो इसको जंग करार दे दिया था और कह दिया था कि शायद कोई गली मोहल्ले की टीम पाकिस्तान की है जो इंडिया से 24 तारीख को दुबई में खेलेगी और वन साइडेड मैच होगा, पाकिस्तान प्लेट में रख के ये मैच पेश कर देगा। लेकिन इतनी बदतरीन और शर्मनाक हार हुई है इंडियन टीम को। और शायद वैसे अगर वो 12-14 रन से हार जाते या 3-4 विकेटों से पाकिस्तान जीत जाता तो शायद इतनी हजीमत नहीं उठाना पड़ती। लेकिन ये जो कसक है ना, ये मेरा ख्याल बहुत अरसे तक इंडिया के दिल में रहेगी। और देखें, अब पाकिस्तान इंडिया के मैच बहुत कम होते हैं। मुझे याद है, मैं और आप 2019 में मैनचेस्टर में थे, ओल्ड ट्रैफर्ड में। वहां पर पाकिस्तान इंडिया का आखिरी वनडे हुआ था। और 2016 में ईडन गार्डन्स कलकत्ता में पाकिस्तान और इंडिया का T20 मैच हुआ था। तो बायलैटरल सीरीज तो दोनों मुल्कों के दरमियान होती नहीं है। तो मेरे ख्याल में जो इंडिया की टीम को वक्त से पहले इंडियन मीडिया ने फातेह करार दे दिया, वो जो प्रेशर था, वो प्रेशर मेरा ख्याल इंडियन टीम की तबाही का सबब बना। यानी कि हरभजन सिंह तो फरमा रहे थे कि मुझे तो शायद टीम के खिलाड़ियों के नाम भी नहीं पता कि कौन कौन आजकल खेल रहा है। मेरे ख्याल से अब उनको तमाम खिलाड़ियों के नाम अजबर याद होंगे, और खास करके शाहीन अफरीदी का। बिल्कुल, देखें, अगर ये कोई नॉन क्रिकेटर बात करता तो ठीक है, हमारे यहाँ भी गली मोहल्ले पे या थड़ों पर बैठ के लोग जो गुफ्तगू करते हैं, हरभजन सिंह वो गुफ्तगू कर रहे थे। और शोएब अख्तर ने बिल्कुल सही कहा था कि भाई क्रिकेट जो है, एक टीम पहले 20 ओवर खेलेगी, फिर दूसरी टीम 20 ओवर खेलेगी, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट होगा। लेकिन हरभजन, अल्लाह ताला माफ करे, हमेशा कहते हैं कि गुरूर का सर जो है वो नीचा होता है। और इतनी शर्मनाक और जिल्लत वाली शिकस्त हुई है इंडिया को। मेरे ख्याल में काफी सालों तक इंडिया हो सकता है पाकिस्तान से नेक्स्ट टाइम जब आमना सामना मैच भी जीत जाए। लेकिन ये जो हार इंडियन टीम को मिली है ना, ये मेरे ख्याल में उनका गुरूर, तकब्बुर था। आप देखें, शाहीन शाह आफरीदी ने जो पहला स्पेल कराया, उनकी बैटिंग की वही कमर तोड़ दी। रोहित शर्मा LBW हुए और KL राहुल जो है वो बोल्ड हो गए।
ये उनकी बैटिंग के सुतून थे। लेकिन आप क्रेडिट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी दें कि रमीज राजा हालांकि शोएब मलिक, सरफराज और सीनियर प्लेयर्स के खिलाफ रहे हैं, लेकिन कप्तान बाबर आजम ने जब पीसीबी से प्लेयर्स मांगे तो रमीज राजा ने कहा ठीक है। बल्कि कुछ दिन पहले रमीज राजा ने लम्स में किताब में ये बात कही कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर इन चीजों की मुखालफत करता रहा, लेकिन बाबर आजम जब मेरे पास आए कि मुझे ये प्लेयर चाहिए तो मैंने कहा ठीक है आप ये प्लेयर ले लें, लेकिन हमें रिजल्ट चाहिए। और आप देखें बाबर आजम ने क्या जबरदस्त कप्तानी की है। एक ऐसा शख्स जिसके बारे में लोग कहते थे यार ये सॉफ्ट स्पोकन है, ढीला ढाला शख्स है, कम बोलता है, ये क्या कप्तानी करेगा। लेकिन आप देखें कितनी जबरदस्त वो बॉलिंग चेंजेस कर रहा है, फिर बैटिंग में फ्रंट से लीड कर रहा है, और जहां उसको एग्रेशन दिखाना होता है एग्रेशन दिखाता है, जहां गुस्सा दिखाना होता है गुस्सा दिखाता है। मेरे ख्याल में मिसबाउल हक फैक्टर जो बाहर हुआ ना पाकिस्तान क्रिकेट के मंजर से, आप सकलैन मुश्ताक को देखें कि सकलैन मुश्ताक इंग्लैंड की टीम के साथ रहे, वेस्ट इंडीज की टीम के साथ रहे, न्यूजीलैंड की टीम के साथ रहे, बहुत लो प्रोफाइल हेड कोच है। मेरे ख्याल में उन्होंने कप्तान को ज्यादा इख्तियारात दे दिए और हेड डाउन करके काम कर रहे हैं, और उसका नतीजा आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह दोनों मैचेस में पाकिस्तान टीम ने क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है कि अब तो लोग कह रहे हैं कि पहले कहते थे फेवरेट है, अब कहते हैं कि हॉट फेवरेट है। अच्छा माजिद भट्टी साहब, यहाँ पे मुझे हम एक डिनर पे मौजूद थे, आप भी वहाँ मौजूद थे, रमीज राजा भी मौजूद थे, तो हमने ये देखा था कि फर्स्ट कोई क्रिकेटर जिसने मैच भी खेले हुए, क्रिकेट खेली हुई है पाकिस्तान की तरफ से, वर्ल्ड कप के स्क्वाड का भी हिस्सा था जो जीते थे 92 में, तो उनकी बातें हमें बड़ी पॉजिटिव उस दिन नज़र आ रही थी। अब ये मैचेस जो हमने जीते हैं तो इसकी डिपिक्शन उसमें आपको नज़र आई उन बातों की? बिल्कुल नसीम भाई, उस रात के डिनर की जो आप बात कर रहे हैं, रमीज राजा यही बात कर रहे थे कि उन्होंने कहा कि बाबर आजम से मुझे कोई मसला नहीं है। मैंने बाबर आजम से कहा है कि भाई आप क्या करना चाहते हैं, आप अपना प्लान तो मुझे बताएं, और आप जिस तरह की कप्तानी कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी उन्होंने कहा कि जिद्दत लाने की जरूरत है, थोड़ा बेहतरी लाने की जरूरत है। मेरे ख्याल में जो भी पेप टॉक हुई पीसीबी चेयरमैन के साथ, आप देखें बाबर आजम लग रहा है कि उसका सॉफ्टवेयर चेंज हो गया। अब वो बाबर आजम नहीं है जो हम पिछली सीरीज में देख रहे थे जब वेस्ट इंडीज में पाकिस्तान ने खेली। बाबर आजम भी एक डिफरेंट कप्तान है। फिर क्या कमाल बाबर आजम बैटिंग कर रहे हैं। फिर बाबर आजम खुशकिस्मत है कि उनके पास मोहम्मद रिजवान जैसा पार्टनर है ओपनिंग में, बाद में फखर जमान, मोहम्मद हफीज, शोएब मलिक, आसिफ अली पे आप देखें कितनी ज्यादा क्रिटिसिज्म हुई। लोगों ने कहा कि यार ये तो नाकारा खिलाड़ी, 39 इंटरनेशनल मैचों में फेल हो गया, ये क्या करेगा। लेकिन कल उसने देखे 3 छक्के मारे, उसने भी अपने क्रिटिक्स को खामोश किया। फिर आप हमारे स्पिन बॉलिंग देख लें, शादाब खान माशाल्लाह अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। इमाद वसीम को जब जिम्मेदारी मिली उन्होंने रोल प्ले किया। सबसे बढ़कर हमारा जो फास्ट बॉलिंग अटैक है, लोग कह रहे थे कि यार मोहम्मद वसीम जूनियर इस टीम के साथ है, उसकी पेस भी ज्यादा है, बैटिंग अच्छी कर लेता है, हारिस रऊफ को बिठा दिया जाए। आप देखें हारिस रऊफ कल मैन ऑफ द मैच हुए। हर मैच में नसीम साहब नया मैन ऑफ द मैच है, नया हीरो है, और हर आदमी अपनी ये बड़ी खुशाइन बात है। ये बड़ी खुशाइन बात है कि हर मैच में डिफरेंट प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं, हमें किसी एक के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ रहा। इस वक्त आपने हारिस रऊफ का जिक्र किया, इस वक्त लाहौर कलंदर्स के सीईओ आतिफ राना हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। नसीम भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। हाँ, ये बताइए कि हारिस रऊफ की आपने कहाँ से उनको दरियाफ्त किया था, उसके बाद आपने उसके ऊपर बड़ी मेहनत की, ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने बड़ा परफॉर्म किया और न्यूजीलैंड के मैच में तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। देखिए नसीम भाई, अल्लाह का शुक्र है, हम जब प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के आइडिया के साथ आए थे आपसे पीएसएल, तो उस पर हमें काफी क्रिटिसाइज भी किया गया कि यार ये इश्तिहारी प्लेयर बनाते हैं और सिर्फ खेल तमाशा करते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली हमारी ग्राउंड में परफॉर्मेंस उस टीम की नहीं आ रही थी। लेकिन ये है कि हम लगे रहे और सर पहन के काम करते रहे। ग्रास रूट लेवल पे हमने 5 लाख से ज्यादा बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी, और उसके बाद फिर जिन बच्चों ने मेहनत की, चाहे वो शहीन हो, हारिस हो, फकर हो, उन्होंने आके फिर पूरे दुनिया में अपना नाम बनाया। तो 2017 में हारिस हमारे पास ट्रायल देने आए थे अपने दोस्त के साथ वाला में, और वहां से हमने उनकी जब स्पीड देखी तो फिर उनको हम फिर अपने पास इंडक्ट कर लिया और उनके साथ 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया। हम उनको ऑस्ट्रेलिया भेजा, ऑस्ट्रेलिया में 2 साल उनको ग्रूम किया, और फिर हम पीएसएल में अपने साथ रखा 2018 में। उसके बाद हमने उनको लॉन्च किया वहाँ पे, तो और उसके बाद उनका बिग बैश में कॉन्ट्रैक्ट करवाया। तो बिग बैश में जाके उन्होंने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। मेरा ख्याल क्रेडिट जाता है मैक्सवेल को कि जिन्होंने जिस तरीके से उनको इस्तेमाल किया, तो वो बिग बैश के नंबर 1 बॉलर बन गए। वहां से उनका पाकिस्तान टीम का सफर शुरू हुआ।
तो भी पिछले दिनों भी लोग इस बात पे काफी क्रिटिसाइज कर रहे थे कि यार वो तो उस तरह के बॉलर नहीं रहे, वो वन ऑफ परफॉर्मेंस थी, लेकिन हमें हारिस पे पूरा यकीन था कि जिस तरह उन्होंने मेहनत किया, जिस तरह के प्लेटफॉर्म लाहौर कलंदर्स ने उनको प्रोवाइड किया और उन्होंने अपना 100% उसके ऊपर एफर्ट करके क्रिकेट की उसके होराइजन के ऊपर उतरे, तो कल उन्होंने वो सारे जो तकात थे उसको सारे को चुप करवा दिया और एक शानदार परफॉर्मेंस है जो कि हमारा लक्की बक्ती का मैच था। ऑब्वियसली हमारी इज्जत एट स्टेक थी बिकॉज न्यूजीलैंड यहाँ से चली गई थी वापस, तो उसके अंदर बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने वो आए और उन्होंने आते साथ ही न्यूजीलैंड के ऊपर वो चढ़ाई की जिस तरह शहनशाह अफरीदी ने पिछले मैच में इंडिया के ऊपर की थी, और वहां से फिर वो संभल नहीं सके और आपने देखा जी बिल्कुल संभल नहीं सके। आतिफ ये बताइएगा कि आपने फास्ट बॉलर्स की बात की, फास्ट बॉलर्स हमेशा हमारे इस मुल्क का प्राइड रहे और ये नेशनल हीरोज होते हैं। जो डॉक्टर नुमान नियाज ने शोएब अख्तर के साथ किया उस पर आप क्या कहेंगे? ऑब्वियसली शोएब भाई हमारे बहुत बड़े हीरो है। लाहौर कलंदर्स के साथ प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम में उन्होंने काम किया। शहनशाह अफरीदी, हारिस रऊफ को उन्होंने निखारने में जब 2018 में शहीद भी आए थे तो वो हमारे साथ थे शोएब भाई, और हमने ऑलमोस्ट हमारे साथ बाजोड़ भी गए, गिलगित भी गए, कश्मीर भी गए इस टैलेंट एंड ड्राइव पे और प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम में। तो अनफॉर्चुनेट है, हमें अपने हीरोज की कदर करनी चाहिए, हीरोज की कदर करनी चाहिए। बिल्कुल माजिद भट्टी साहब, आपसे भी मैं यही सवाल करूंगा कि जो वाकया हुआ उस पर आप क्या कहते हैं? देखें, सबसे पहले तो आतिफ भाई इस वक्त लाइन पे हैं, ये जोहरी हैं। कहते हैं ना कि हीरे की कदर जोहरी जानता है, तो वो हीरे जो पाकिस्तान क्रिकेट में इधर उधर फैले हुए थे, शहनशाह अफरीदी हो, हारिस रऊफ हो या फखर जमान हो, इवन डेविड विजे आप देखें नमीबिया की टीम वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर गई, तो ये सारा क्रेडिट लाहौर कलंदर्स को है। तो अगर इस वक्त रात है उसको कोई दिन कहेगा तो वो किसी के कहने से दिन नहीं हो जाएगा। तो मेरा ख्याल में जो भी हुआ अनफॉर्चुनेट था। मैंने अपने जर्नलिज्म के कैरियर का आगाज रेडियो पाकिस्तान से किया, तो रेडियो पाकिस्तान, पाकिस्तान टेलीविजन या एपीपी जो नेशनल न्यूज एजेंसी है, वहां तो एथिक्स का, इखलाकियात का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता था। वो कहते थे कि यार कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे जो बच्चे हैं, जो हमारे यूथ हैं, उन पर नेगेटिव असर पड़े। जिस तरह की हमने, ठीक है, अगर किसी को लाहौर कलंदर्स पसंद नहीं है तो आप उसको डिसोन नहीं कर सकते। लाहौर कलंदर्स की जो अचीवमेंट है उसको इमरान खान जो हमारे इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी मानते हैं। भाई ये माजिद भट्टी साहब, सारी टीमें जो हैं, कराची किंग्स हो, पेशावर ज़ल्मी है, लाहौर है, तो ये पाकिस्तान की टीमें ना, इसमें पाकिस्तानी खेलते हैं। ये तो चलो नाम रख देते हैं टूर्नामेंट के लिए, लेकिन उसी में से तो संवर के लोग आगे निकलेंगे और पाकिस्तानी टीम का हिस्सा बनेंगे। मेरे पास यहाँ वक्त की किल्लत है, मुझे ब्रेक लेनी पड़ रही है। आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ छोटी सी ब्रेक लेते हैं, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे माजिद भट्टी के साथ। इस वक्त हमारे साथ मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब मौजूद हैं, जिनकी क्रिकेट के ऊपर बहुत नॉलेज है। हमने इनसे बहुत कुछ सीखा है, बहुत सारे मैच हमने इनके साथ कवर किए हैं। मिर्ज़ा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत बहुत शुक्रिया नसीम भाई आपका। अच्छा इकबाल भाई, ये बताइएगा कि आपने इतनी क्रिकेट कवर की है, इतनी आपकी नॉलेज है, मुझसे बहुत कुछ सीखते हैं। ये पाकिस्तानी टीम में अचानक क्या ऐसी तब्दीली आई है? मतलब वो इंडिया के साथ जो मैच था वो तो पहले ओवर से ही, यानी कि उसने चित कर दिया इंडिया को और उठने नहीं दिया आखिरी ओवर तक। तो ये क्या वजह, टीम में ये कॉन्फिडेंस कहाँ से इतना ज़्यादा आ गया? देखिए, एक तो कोचेस का जाना पाकिस्तानी टीम के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हुआ, क्योंकि वो कोचेस गुज़िश्ता 1.5-2 बरस से कुछ डिलीवर नहीं कर रहे थे। और जब रमीज राजा ने 13 सितंबर को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का ओहदा संभाला तो उन्होंने, इन कोचेस ने खुद ही रिजाइन कर दिया। नविश्ते दीवार इन्होंने पढ़ लिया था कि इनकी छुट्टी होने वाली है। तो कोचेस के जाने के बाद, क्योंकि इन्हीं कोचेस की कोचिंग में पाकिस्तान जिम्बाब्वे से हारा, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से हारा, पाकिस्तान वेस्ट इंडीज से हारा, पाकिस्तान इंग्लैंड से हारा। तो अब वो कोचेस जब चले गए तो एक नए सिरे से टीम की तश्कीलें नौ की गई। लेकिन जो टीम का ऐलान हुआ वर्ल्ड कप के लिए 6 सितंबर को, उस टीम में कुछ सिफारिशी खिलाड़ी शामिल हुए। फिर उसके बाद 13 सितंबर को रमीज चेयरमैन बने और टीम की मुत्तहदा अरब अमारात रवानगी से कबल टीम में जो 3 तब्दीलियां की गई वो बड़ी जबरदस्त थी। और फिर उसके बाद शोएब मखसूद अनफिट हो गए। हम सब कह रहे थे कि शोएब मलिक को होना चाहिए। शोएब मलिक की मौजूदगी, एक सीजन कैंपेनर की मौजूदगी पाकिस्तान की
कोचिंग को इस्तेहकाम देने में भी मंदोमार साबित हुई। तो मैं समझता हूँ उसी वजह हुई कोचेस की वजह से। वो तो अब जाके ठंडे कमरों में कमेंट उस पर दे रहे हैं जिसकी वो कोचिंग किया करते थे। लेकिन अब उनके जाने के बाद जिस तरीके से टीम ने जेल किया है, क्योंकि नसीम भाई हमेशा पाकिस्तानी टीम भारत के खिलाफ मैचेस में अंडर प्रेशर रही है। जो पहले मैचेस थे 7 50 वर्ल्ड के और 5 T20 वर्ल्ड कप के, वो तमाम के तमाम पाकिस्तान भारत के साथ उतरा और आउट क्लास कर दिया भारत को। तो मैं समझता हूँ उस फतह से पाकिस्तान का मोरल बुलंद हुआ है। सर आपने जैसे बात की कि जिस तरह से आउट क्लास किया भारत और न्यूजीलैंड को, तो साथ साथ जहाँ पे हम शायकीन क्रिकेट से बात भी करते रहते हैं, तो हम ये भी हम चाहते हैं कि इंग्लैंड के साथ हमारा टाकरा हो। पाकिस्तान के चूंकि सेमीफाइनल में जाने के इम्कानात रोशन हो चुके हैं, तो क्या मुमकिन है कि हमारा इंग्लैंड से टाकरा हो? अगर होता है तो प्रेशर कौन सी टीम पर ज्यादा होगा? देखिए बुशरा, अभी कहना कुछ कबल वक्त होगा। इंग्लैंड की टीम भी अच्छा परफॉर्म कर रही है और इम्कानात बड़े रोशन है कि इंग्लैंड की टीम उस ग्रुप से टॉप करे, और यहाँ से इम्कानात रोशन है कि पाकिस्तान की टीम टॉप करे। अगर पाकिस्तान टॉप करता है तो इंग्लैंड के साथ तो सेमीफाइनल नहीं होगा, क्योंकि क्रॉस होगा। इस ग्रुप की नंबर 1 टीम उस ग्रुप की नंबर 2 टीम से खेलेगी। अब ये डिपेंड करता है उस ग्रुप की परफॉर्मेंस पर। जिस तरह से इंग्लैंड ने आउट क्लास किया, दोनों मैचेस जीते। पहला मैच उन्होंने डिफेंडिंग चैंपियन वेस्ट इंडीज को हराया, दूसरे मैच उन्होंने बांग्लादेश को शिकस्त दी। तो अब लग यही रहा है कि 2-4 टीमें, अगर हम 4 टीमों की बात करें नसीम सिद्दीकी साहब, तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान, भारत, इंग्लैंड और चौथी टीम के तौर पर अभी क्लियर नहीं है, लेकिन लगता यही है, क्योंकि साउथ अफ्रीका में भी कुछ चीजें चल निकली हैं। तो अब लगता यही है कि अगर वेस्ट इंडीज ने कमबैक नहीं किया, जिस तरह से वो 2 मैचेस हारा है, तो शायद चौथी टीम वेस्ट इंडीज हो, वरना फिर साउथ अफ्रीका भी हो सकती है। अच्छा मिर्जा इकबाल बेग साहब, ये बताइएगा कि आसिफ की सिलेक्शन के ऊपर बड़े एतराज़ात हो रहे थे। उसकी परफॉर्मेंस, जिस तरह उसने मैच विनिंग किया न्यूजीलैंड के साथ, आप क्या कहते हैं? देखिए, आसिफ अली को काफी अरसे से मौके दिए जा रहे थे। 2012 में वो पाकिस्तान में T20 जो क्रिकेट है डोमेस्टिक की, उसमें उन्होंने अपना डेब्यू किया था। 9 साल हो गए उनको पाकिस्तानी टीम से मौके मिले। 2019 के वर्ल्ड कप में भी गए, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से उन पर तनकीद हो रही थी। लेकिन उसके बावजूद चूंकि उन्हें इसलिए प्रेफर किया गया कि एक सीजन कैंपेनर है, तजुर्बाकार है, और उन्होंने फिर पाकिस्तान के जानिब से अब उनके लिए आखिरी चांस था कि वो क्या करेंगे। उनको खिलाया, हैदर अली पर उनको प्रेफर किया गया, तो जिसके लिए वो मशहूर है पावर हिटिंग के लिए। उनके 2 छक्कों ने जो उन्होंने टिम साउदी को मारे, और 3 छक्के उन्होंने मारे, 12 गेंदों पर उन्होंने 27 रन बनाए 3 छक्कों और 1 चौके की मदद से। उससे जो है मैच का पासा बिल्कुल ही पाकिस्तान के हक में पलट गया। मैं समझता हूँ आसिफ एक बरवक्त फॉर्म में आए हैं, और अब उन्हें अपनी उसी फॉर्म को बरकरार रखना होगा। जो हम पावर हिटर की बात करते हैं, तो पावर हिटर की सूरत में उन्हें यकीनन इसी तरह से परफॉर्म करना होगा। अच्छा मिर्जा इकबाल बेग साहब, मैंने भी एक चीज़ नोट की कि जो न्यूजीलैंड के साथ मैच था, उसमें शाहीन अफरीदी ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन उन्होंने इतनी विकेटें नहीं ली, तो हारिस रऊफ ने ले ली। बाबर आजम अगर जल्दी आउट हो गए तो वहाँ पे रिजवान कैरी ऑन करते रहे। आसिफ ने आके बीच में मैच को चेंज किया, अपना जो शुएब मलिक ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। तो ये सब परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ये भी एक खुशाइन बात है। बिल्कुल नसीम भाई, दरअसल ये इम्तिजाज है तजुर्बाकार खिलाड़ियों का और यंगस्टर्स का। एक टीम बन गई है और इस टीम के काफी खिलाड़ी नौजवान हैं। जब हमने 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी 18 जून को, तो उस टीम के कई खिलाड़ी इसमें भी है, लेकिन नौजवान भी इंडक्ट हुए, जिसकी वजह से टीम का एक कॉम्बिनेशन बन पड़ा है। और शादाब खान, जिनके बारे में हम कह रहे थे उनसे अच्छी बॉलिंग नहीं हो रही, उन्हें तनकीद का हदफ बनाया जा रहा था, उन्होंने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की। फिर आप देखें कि शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ, ये दोनों लाहौर कलंदर्स के प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम की प्रोडक्ट हैं। शाहीन आफरीदी के बड़े भाई रियाज आफरीदी पाकिस्तान की जानिब से एक टेस्ट मैच खेले, वो ज्यादा अरसा नहीं खेल सके। इन दोनों खिलाड़ियों को लाहौर कलंदर्स ने ग्रूम करने में बड़ा वाइटल रोल प्ले किया। आप देखें कि हारिस रऊफ को तो ऑस्ट्रेलिया भेजा गया, उन्होंने बिग बैश में भी हिस्सा लिया, ऑस्ट्रेलिया में ट्रेनिंग ली। तो मैं समझता हूँ ये यंगस्टर्स, और हारिस रऊफ पे भी बड़ी तनकीद हो रही थी, वो बड़े महंगे साबित हो रहे थे, लेकिन इन यंगस्टर्स के आने से पाकिस्तान की बॉलिंग भी बेहतर हुई है। सिर्फ हसन अली की बॉलिंग जो है वो लम्हे फिक्रिया है कि आइंदा आने वाले मैचेस में शुमाली वजीरिस्तान से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद वसीम जूनियर को इस बात के कभी इम्कानात है कि स्कॉटलैंड या नमीबिया के खिलाफ ट्राई किया जाए। तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन चुका है यूथ का और
एक्सपीरियंस का। तो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ी खुशाइन बात है। मिर्जा इकबाल बेग साहब, बाबर आजम की कैप्टेंसी को आप कैसे देख रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस, यानी कि जो स्पेशली हमने जो 2 बड़े मैच जीते हैं न्यूजीलैंड और इंडिया, क्योंकि इंडिया हमारे साथ मैचेस खेल नहीं रहा था और न्यूजीलैंड जो है वो एन मौके पे मफरूर हो गया था, उनको सिक्योरिटी तो हमने काफ़ी उनकी तसल्ली करा दी है, लेकिन आपने बाबर आजम की कैप्टेंसी को कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल नसीम सिद्दीकी साहब, इससे पहले लगता है कि बाबर आजम का रिमोट कंट्रोल उनकी कप्तानी का जो था मिसबाह उल हक के पास था, जो ड्रेसिंग रूम से बैठकर उन्हें हिदायत देते रहते थे। शायद उन्हें कप्तान भी इसीलिए बनवाया गया था कि ये ऐसे लोगों को कप्तान बनवाना चाहते हैं जो मिसबाह भाई, वकार भाई कहते रहे। तो बाबर आजम की कप्तानी का रिमोट कंट्रोल उनके पास था। अब उनके जाने के बाद उनको फ्री हैंड दिया गया है। मुझे लगता है सकलैन मुश्ताक सीजन कैंपेनर है, वेस्ट इंडीज के साथ अटैच रह चुके हैं, इंग्लैंड के साथ रह चुके हैं एज अ स्पिन बॉलिंग कोच। तो उन्होंने उनको फ्री हैंड दिया है और उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है, उनकी जो कल चेंजेस थी वो बता रही है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वो सीख रहे हैं। आप देखें इमरान खान भी 1982 में जब मियां दाद के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर 1981-82 में बगावत हो गई थी, तो अचानक इमरान खान कप्तान बन गए, तो उनका कोई तजुर्बा नहीं था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो सीखे, उनकी कप्तानी में पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता। तो मुझे लग रहा है कि बाबर आजम ने अब काफी कुछ सीखना शुरू कर दिया है और आइंदा आने वाले वक्त में एक अच्छे कप्तान की हैसियत से सामने आएंगे। अच्छा, जब पाकिस्तान इंडिया का मैच था तो उससे पहले भारतीय जो चैनल थे, जिस तरह वो बातें कर रहे थे, जो उनके अंदर घुमंड था, एक उनका घुमंड तो सारा चकनाचूर कर दिया हमारी टीम ने। वो कहते हैं ना नसीम सिद्दीकी साहब के गुरूर का सर हमेशा नीचा होता है, बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। आपने देखा होगा हरभजन सिंह ने कहा कि जी हमें वॉक ओवर दे दो, हमारे खिलाफ खेलो ही नहीं। तो अब उसके बाद लगता है कि वॉक ओवर तो नहीं मिला, वो वॉक करते करते कहीं गायब हो गए, हरभजन सिंह का कोई स्टेटमेंट नहीं आया। और आप उनकी इंतहा पसंदी देखेंगे, मोहम्मद शामी जो वाहिद मुसलमान क्रिकेटर था, उसके खिलाफ मुजाहरे शुरू कर दिए और पाकिस्तान की फतह पर मुसलमानों को उन्होंने हदफ बनाना शुरू कर दिया। तो क्रिकेट को क्रिकेट समझकर खेलें। मेरे ख्याल में अब उनका गुबार, उनका खुमार जो है वो उतर चुका है, जो उनको बड़ा अपने आप पर एतमाद था। कहते हैं ना खुद एतमादी इंसान को ले डूबती है, तो मुझे लगता है वही खुद एतमादी जो थी वो भारतीय टीम को ले डूबी। और वो जो सरदार जी जिनको अब की लेकर आए थे, आपने देखा होगा इश्तिहार, इन्होंने जानबूझकर एक सरदार जी को इस इश्तिहार में रखा, क्योंकि आप तो नसीम सिद्दीकी साहब पॉलिटिक्स कवर करते कि करतारपुर बॉर्डर चूंकि खुला, तो उन्होंने सोचा कि सिखों की हमदर्दियां थोड़ी सी पाकिस्तान के साथ हो रही है, तो वो सरदार जी को ले आए और सरदार जी कह रहे थे बाय वन ब्रेक वन टीवी के लिए। तो अब लगता है कि दोनों टीवी उन्होंने अपने सर पर दे मारे होंगे, लग तो यही रहा है, और गुरूर का सर फिर नीचे हो गया। अच्छा, यहाँ मुझे छोटी सी एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेता हूँ और क्विकली ब्रेक लेके मैं वापस आता हूँ। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। अच्छा मिर्जा इकबाल बेग साहब, ये बताइए कि आपको रमीज़ राजा साहब जब से पीसीबी के चेयरमैन बने, और मुझे तो जहाँ तक याद है फर्स्ट क्रिकेटिंग कोई प्लेयर है जिसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है, टेस्ट मैचेस, इंटरनेशनल मैचेस, और 92 जो वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीता तो उस स्क्वाड का हिस्सा भी थे। तो क्या उनके आने से कोई क्रिकेट को फ़र्क पड़ेगा पाकिस्तान में? देखिए, पहले क्रिकेटर नहीं है रमीज राजा, इससे पहले अब्दुल हफीज कारदार मरहूम बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन पाकिस्तान जब होता था बीसीसीपी, उसके वो चेयरमैन रहे हैं। फिर उसके बाद जावेद बरकी साहब कुछ अरसे के लिए एडहॉक कमेटी के चेयरमैन रहे। फिर एजाज भट्ट पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रहे। तो ये चौथे आदमी है रमीज राजा जो क्रिकेटर हैं, टेस्ट क्रिकेटर हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो चेयरमैन बने। अब वो आए तो है 13 सितंबर को, वो इकदाम भी कर रहे हैं, कराची भी आए और कुछ तेज भी चल रहे हैं। उनके आने के बाद कुछ चीजें वो वीडियो पर बयानात भी दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अभी उनको संगे मरमर पर चलना है, तो इसलिए वो फिसल जाएंगे। जरा संभल कर चलें, पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात को दुरुस्त सम की तरफ लेकर जाएं। खाली वीडियो बयानात देने से काम नहीं चलेगा, अमली तौर पर भी कुछ करें। ये उनकी खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जीत रही है। और आपको पता है पाकिस्तान में जब टीम जीतती है तो सारी खामियां टूट जाती हैं, और जब टीम हारती है तो फिर तनकीद के निश्तर बर्दाश्त करना पड़ते हैं पीसीबी के ओहदेदारों पर। तो रमीज राजा के आने से ये हुआ कि वसीम खान साहब चले गए, बर्मिंघम जाने के बजाय वो लाहौर में रहे और अब दुबई पहुंच गए, वहां एक तमाशाई की हैसियत से वो मैच देखने लग गए। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि अगर रमीज राजा ने तब्दीलियां की, तवक्कुआत उनसे बहुत वाबस्ता कर ली गई, और मुझे ये भी लग रहा है कि उन्हें वजीर आजम पाकिस्तान की जानिब से फ्री हैंड दिया गया है, इसीलिए उन्होंने कई लोगों को फारिग किया है। तो लग रहा है आइंदा आने वाले वक्त में अगर इन्होंने सही फैसले किए
तो यकीनन पाकिस्तानी क्रिकेट जो है दुरुस्त सम्त की तरफ गामजन होगी। लेकिन अगर ये जल्दी जल्दी में गए और इन्होंने फिर एक अपना रवैया वन मैन शो किया तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती। जी, हमें शाहिद हाशमी साहब ने दुबई से ज्वाइन किया है, स्पोर्ट्स के माने जाने एनालिस्ट और रिपोर्टर भी हैं, बहुत अरसे से पूरी दुनिया में इन्होंने क्रिकेट कवर की हुई है। शाहिद हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। ये बताइएगा कि दुबई में क्या माहौल है? इंडिया को हराया, न्यूजीलैंड को हराया, जीत पे जीत चली आ रही है, किस तरह आप देखते हैं? इतना कॉन्फिडेंस टीम में किस तरह आ गया? देखिए, पाकिस्तान की टीम सबको हैरान कर रही है। पहले इंडिया का मैच जीत के वो भी 10 विकेटों से बिल्कुल टेम करके इंडिया को शिकार किया, और फिर उसके बाद न्यूजीलैंड जैसी प्रोफेशनल टीम को हराया। गो के थोड़ा मैच फंस गया था 15वें ओवर तक, लेकिन पाकिस्तान ने बड़ी क्लिनिकल एंड में फतह हासिल की और फिनिश बड़ा अच्छा किया शोएब मलिक ने और आसिफ अली ने। तो पाकिस्तान की टीम हैरान कर रही है। दुबई में हर शख्स हैरान परेशान है। इंडियन मीडिया, इंडियन जर्नलिस्ट तो उनके होश उड़े हुए हैं कि किस तरह पाकिस्तान की टीम ने जीरो से हीरो बनी है, और लोग कह रहे थे कि क्या फाइट करेगी पाकिस्तान की टीम, हारेगी बुरी तरह, लेकिन इंडियंस तो बिल्कुल खामोश हो गए, उन्हें सांप सूंघ गया है। बड़े बड़े बोल रहे थे इंडियन टीवी चैनल्स, उनके सारे क्रिकेटर्स जो है, अब वो क्या कहते हैं? कोई बात आपकी हुई किसी क्रिकेटर या इंडियन साफी के साथ? देखिए, मेरी तो जिससे भी बात हो रही है वो बड़ा हैरान है। सारे लोग अभी से कहना शुरू हो गए हैं पाकिस्तान की टीम टाइटल फेवरेट है, बाबर आजम क्या कमाल का प्लेयर है, शाहीन शाह अफरीदी क्या कमाल का प्लेयर है। उनको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान इतनी ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाएगा, और अभी से सारे लोग ये कहना शुरू हो गए हैं कि पाकिस्तान टाइटल फेवरेट है। अगर इंडिया न्यूजीलैंड से हार गया अपना दूसरा मैच तो शायद इंडिया बाहर हो जाए, लेकिन इंडिया की भी कोशिश होगी और फिर सारे स्पॉन्सर्स की भी कोशिश होगी कि भारत बाहर ना हो, इसलिए कि वो फिर सारे दौड़ जाएंगे, अपने सारे पैसे लेके भाग जाएंगे और फिर वर्ल्ड कप तबाह हो जाएगा अगर इंडिया की टीम पहले राउंड से बाहर हो गई। तो ऐसा होगा नहीं। पूरी वो कोशिश करेंगे, हर लिहाज से कोशिश करेंगे, बाय हुक और बाय क्रुक कोशिश करेंगे कि किसी तरह इंडिया की टीम आगे जाए। टैलेंटेड है इंडिया की टीम, लेकिन वो IPL खेलकर उनके प्लेयर थक गए, बिल्कुल उनका स्टैमिना सैपिंग हो गया है और वो बड़े